Assalamualaikum. Next topic from the genetic disorders is about the abnormalities of autosomal chromosomes. Autosomal chromosomes इस तरह से कि we have के बॉडी में 46 chromosomes होते हैं जिसमें एक्चुअली 23 पेयर्स होते हैं. उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी जो 2 पेयर्स होते हैं 24 वाला जो है वो आपका क्या है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं जो कि 44 क्रोमोसोम्स हैं और 1 पेयर जो है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं. अगर वो XX है तो वो फीमेल है, XY है तो मेल है. तो सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स. तो हम जो भी एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे उसमें वी हैव द एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, मतलब वो जो 22 सेट्स थे पेयर्स थे उनकी डिजीज़ में. अब उनमें जो एबनॉर्मलिटीज़ में फ़र्स्ट एबनॉर्मलिटी आती है दैट इज़ अबाउट द डाउन सिंड्रोम जिसको हम ट्राइसोमी 21B कहते हैं. ट्राइसोमी 21B कहते हैं. सो इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डाउन सिंड्रोम के बारे में. डेफिनेशन इसकी क्या है कि डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर caused by extra copy of chromosome 21 resulting in the total of 47 chromosomes. के वैसे 46 chromosomes नॉर्मल थे लेकिन अब क्या हुआ कि 21 वाला जो क्रोमोसोम था उसके अंदर एक एबनॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है जिसमें 2 होने की बजाय 3 आ गए हैं. तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम. अब डाउन सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग क्या है कि 47XX मतलब XX मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल है लेकिन जो 21 वाली जगह है वहाँ पे प्लस हो गया, मतलब वहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है फीमेल के अंदर. और अगर मेल है तो XY मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल है. 47 मतलब कि ऑटोसोम्स के अंदर एक ऐड हुआ है तो प्लस 21 मतलब 21 क्रोमोसोम की जगह पे एबनॉर्मल. तो कैरियोटाइप आपकी ये हो गई. नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज़ के इसकी टाइप्स क्या होती हैं. सो वी हैव द टाइप्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी डाउन सिंड्रोम के बारे में कि इट इज़ मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओवरऑल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो आपका डाउन सिंड्रोम है. दिस इज़ योर MCQ. इसके अलावा क्या है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर में भी मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जो है वो आपका डाउन सिंड्रोम है. सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी मोस्ट कॉमन है और मेंटल डिसऑर्डर भी मोस्ट कॉमन है. सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा होगा फिर, वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से टॉपिक में. तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज़ डाउन सिंड्रोम एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज़ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. तो अब हम बात करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं. सो वी हैव द टाइप्स ट्राइसोमी 21 जो कि मोस्टली आपके 95% केसेस में यही होता है, ट्राइसोमी 21. दूसरी टाइप होती है इसकी ट्रांसलोकेशन टाइप जिसको हम रॉबर्टसोनियन टाइप कहते हैं. ये 4% केसेस में आपका होता है. आप ओवरऑल कह लें कि 3 to 5% केसेस में आपका ये वाला होता है. और थर्ड टाइप होती है आपकी मोज़ैकिज़म. ठीक है, तो मतलब ट्रांसलोकेशन में भी आपकी होती है फेमिलियल फॉर्म और पैटर्नल ट्रांसलोकेशन टाइप. तो ये हमारी हो गई कि देखें मोज़ैकिज़म 1% केसेस में, ट्रांसलोकेशन 4% केसेस में और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ट्राइसोमी 21 के होते हैं. अब इनकी डिटेल्स थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में आगे ऐड की हुई हैं, वो देखते हैं कि ट्राइसोमी 21 के अंदर क्या है. कि ट्राइसोमी 21 के अंदर क्या है कि एक्चुअली नॉन डिस्जंक्शन होता है ड्यूरिंग मियोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम्स सेपरेट कॉपीज़ आ जाती हैं. सो ये नॉन डिस्जंक्शन किस में होता है, ट्राइसोमी 21 में. ट्राइसोमी 21 में क्या है, नॉन डिस्जंक्शन हो रही है. नॉन डिस्जंक्शन जो होती है ना मियोसिस में, मियोसिस जब मतलब वो डिवीजन हो रही होती है सेल की, तो मैटरनल ये जो है ना ये मदर की वजह से है. समझ लें आप कि ज़्यादातर केसेस मदर की वजह से होते हैं. ट्राइसोमी 21 95% केसेस में होता है और वो मैटरनल नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस की वजह से होता है कि मदर की एज जितनी ज़्यादा होगी उतना रिस्क ज़्यादा होगा कि नॉन डिस्जंक्शन हो जाए किसमें, मियोसिस के दौरान, जिसको हम ट्राइसोमी 21 टाइप कहते हैं. ये 95% केसेस में डाउन सिंड्रोम के होते हैं. सेकंड वी हैव द
कि ट्रांसलोकेशन टाइप में क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं टर्म्स के अंदर कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में से उतर के उसका हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम में चला गया तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या है कि एक्स्ट्रा 21 अटैच टू द अदर क्रोमोसोम, मतलब कि किसी और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। तो ये आपका जो है 14 के ऊपर होता है ज़्यादा। लेकिन आपने ये बात रखनी है, ट्रांसलोकेशन जो है ना ये मदर की एज की वजह से इसका कोई रिस्क नहीं होता। जैसे हमने ट्राइसोमी 21 में देखा कि मदर की एज ज़्यादा होगी तो मसला ज़्यादा होगा, लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या है कि मदर की एज का इसमें कोई मसला नहीं है। मदर की एज जो मर्ज़ी हो, आपने देखा होगा कि बहुत सी मदर्स हैं वो 20 मतलब एज कम भी हो और उनके बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं, तो इसका मतलब कि उनके अंदर वो वाली टाइप नहीं है ट्राइसोमी 21 की, उनके अंदर ट्रांसलोकेशन वाली टाइप है। मोस्टली ऐसे होता है। तो और सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन में सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने आगे फैमिलीज़ में रन ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसलोकेशन टाइप होती है। तो ये एक्चुअली हो गए। और तीसरी हमारे पास क्या होती है, तीसरी टाइप जो हमने देखी कि वो मोज़ैकिज़म की है 1% केसेस में। उसमें क्या है, सम सेल्स आर नॉर्मल अदर्स आर ट्राइसोमी, मतलब कुछ सेल्स नॉर्मल है और कुछ सेल्स जो है उनके अंदर ट्राइसोमी है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि टाइप्स क्या हैं डाउन सिंड्रोम की। ट्राइसोमी 21 है 95% केसेस में। मदर की एज ज़्यादा होगी तो ये रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। होगा क्या कि नॉन डिसजंक्शन होगी ड्यूरिंग मियोसिस इन मदर। और दूसरी टाइप कौन सी है, ट्रांसलोकेशन टाइप में मदर की एज से कोई मसला नहीं है, मदर की एज जो मर्ज़ी हो। मसला क्या होगा कि ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगी एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे, और वो फेमिलियल फॉर्म होती है जिसमें सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन में रिस्क बढ़ता है, ठीक है। और तीसरी मोज़ैकिज़म टाइप है जो 1% केसेस में होता है। उसमें कुछ सेल्स ठीक होते हैं, कुछ सेल्स ख़राब होते हैं। तो ये सारी इसकी फॉर्म्स आ गई। फिर हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। जैसे हमने बात की कि मदर की एज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा नॉन डिसजंक्शन का रिस्क बढ़ेगा, मतलब कि जो ट्रांसोमी 21 है वो वाली फॉर्म ज़्यादा होगी। दूसरी ट्रांसलोकेशन के अंदर इसका कोई रिस्क नहीं बढ़ेगा, वो किसी और वजह से है। तो ये हमारे पास है मदर की एज, मतलब जितनी 35 ईयर्स से ज़्यादा की मदर्स होंगी उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होगा। इस वजह से कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो 35 ईयर्स से पहले मदर को हो जाना चाहिए, ताकि और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो मदर की एज ज़्यादा होने की वजह से उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें जल्दी शादी होनी चाहिए, जल्दी बच्चे हो जाने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। फिर क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हम बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में वी हैव द निमोनिक डाउन, जिसमें डी को देखेंगे, डी फॉर डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, मतलब कि अब आप डिस्टिंक्ट को तो नहीं याद रख सकते, लेकिन डी के बाद ई एफ मतलब इस तरह याद रख लें। तो फेशियल फीचर्स क्या हैं कि इन बच्चों का फ्लैट फेस होगा, एपिकेंथल फोल्ड्स होंगे, स्लैंटेड पल्पेब्रल फीचर्स होंगे। ये हम बच्चा देख लेते हैं। ये देखें, ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का, इसके अंदर क्या है कि उसका फेस फ्लैट है, एपिकेंथल फोल्ड्स हैं और उसके स्लैंटेड पल्पेब्रल फीचर्स हैं। एपिकेंथल फोल्ड्स जो है ना ये अंदर की तरफ आँख के अंदर फोल्ड्स होते हैं, और जो है इनकी जगह स्लांटिंग आइज़ है, मतलब आपको एक एंगल नज़र आ रहा है, तो स्लांटिंग हुई हुई है पल्पेब्रल फीचर्स की। तो ये है अप स्लांटेड पल्पेब्रल फीचर्स, मतलब ऐसे एंगल की तरह आँख नीचे आ रही है, एंगल की तरह आँख नीचे आ रही है। सो ये इसको कहते हैं स्लांटेड पल्पेब्रल फीचर्स। फ्लैट फेस होगा इनका और स्लांटेड पल्पेब्रल फीचर्स होंगे और एपिकेंथल फोल्ड्स होंगे। ये सारे बच्चे ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं एपिकेंथल फोल्ड्स हैं और ये सारा, ठीक है। आपको ये सारे बच्चे एक जैसे लगते होंगे, जितने भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे एक जैसी, क्योंकि उनके फीचर्स ही ऐसे होते हैं। देखिए अंदर की तरफ एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, स्लांटिंग है पल्पेब्रल फीचर्स की, और वी हैव द फ्लैट फेस। सो ये फेशियल फीचर्स हो गए डाउन सिंड्रोम के।
फिर है ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डिक डिफेक्ट्स। ये सब बच्चों में नहीं होता, कुछ में होता है स्पेशली, और अगर कोई डिफ़ेक्ट होता भी है तो वो एवी सेप्टल डिफ़ेक्ट हो सकता है, ज़्यादातर यही होता है। मतलब एवी मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टा का डिफ़ेक्ट होता है। तो वीएसटी भी हो सकता है, एएसटी भी हो सकता है। और डब्ल्यू फॉर वीक मसल टोन, मतलब कि इन हाइपोटोनिक बच्चे होंगे ये। और एन फॉर न्यूरो डेवलपमेंटल डिले, जिसमें क्या होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और डिलेड माइलस्टोन्स। आपने देखे होंगे बच्चे इतने मेंटली रिटार्डेड होते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह माँ नोट कर रही होती है कि वो ग्रो नहीं कर रहा, फिर ही वो डॉक्टर के पास लेके आती है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, माइलस्टोन्स डिले हो रहे होंगे तो मदर परेशान हो जाएगी, पता नहीं बच्चे को क्या है, फिर वो डॉक्टर के पास लेके आएगी इसी वजह से। और तो वो इतना नोट नहीं करेगी माँ कि उसको फेशियल फीचर्स कैसे हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो मेंटली रिटार्डेड है, उसको फ़ील होते हैं कि यार ये दूसरे बच्चों की तरह तो नहीं ग्रो कर रहा, तो फिर वो डॉक्टर के पास लेके आएगी उसको। सो हाइपोटोनिया, बच्चे देखें पैदा होते ही ऐसे, ये देखें हाइपोटोनिक बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो न्यूनेट है ये देखें बिल्कुल हाइपोटोनिक है, टोन लॉस हुई हुई है बच्चे की। और कौन से फीचर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, उसमें भी हैव सिंगल पॉमर क्रीज। मतलब वैसे तो हाथ अगर देखें तो हमारी 2 क्रीजेस होती है ना, एक इधर होती है और एक इधर होती है, तो इनके सिंगल एक क्रीज़ है, सिंगल पॉमर क्रीज़ है, ये आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल एक क्रीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली सिंगल पॉमर क्रीज़, ये क्रीज़ नज़र आ रही है आपको। और कौन से फीचर्स हैं, वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं आइरिस के ऊपर, शॉर्ट नेक शॉर्ट स्ट्रेचर, मतलब गर्दन छोटी होगी, ठीक है, गर्दन छोटी होगी इस तरह से। देखिए पीछे नकल फोल्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, और शॉर्ट नेक है, शॉर्ट उनकी जो है वो स्ट्रेचर भी शॉर्ट है, प्रोट्यूडिंग टंग होती है, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो एंड एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो टंग ऐसे प्रोट्यूड कर रही होगी, यहाँ पे तो नहीं वो हंस रहा था, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि प्रोट्यूडिंग टंग है, ये बच्चे की प्रोट्यूडिंग टंग है, ठीक है। और बच्चे का जो पाँव होगा उसमें फ़र्स्ट एंड सेकंड टो के दरमियान में इंक्रीज डिस्टेंस होगा, ये आपको पाँव दिखाया हुआ है, देखें फर्स्ट टो है और सेकंड टो है, इन दोनों के दरमियान में इंक्रीज डिस्टेंस है। तो ये एक्चुअली हमारे पास सारे इसके फ़ीचर्स आ गए। मैं आपको दोबारा से क्लिनिकल फ़ीचर्स बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस फेस, जिसमें हम देखेंगे उसके जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसका जो फॉरहेड है वो लार्ज फॉरहेड है, और आईज़ में एपिकेंथल फोल्ड्स आपको मिलेंगे, अपवर्ड स्लांटिंग होगी पल्पेब्रल फीचर्स की, आपको आइरिस पे वाइट कलर के स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं जिसको हम कहेंगे ब्रश फील्ड स्पॉट्स। और अगर उनके नोज़ की बात करें तो ये शॉर्ट ब्रॉड नेज़ल ब्रिज होगा, छोटा ये ब्रिज जो है ऊपर से शॉर्ट है, ब्रॉड नेज़ल ब्रिज है। और ईयर्स कैसे हैं, लो सेट ईयर्स हैं, लो सेट ईयर्स हैं, मतलब ऊपर होने के बजाय नीचे की तरफ हैं, और इनलार्ज टंग है, ज़ुबान बड़ी होगी, प्रोट्यूडिंग होगी, ठीक है। लो सेट ईयर्स आपको यहाँ पे भी शो किए हुए हैं, और आपको प्रोट्यूडिंग टंग मिल रही है, एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, पल्पेब्रल फिशर्स हैं, स्लांटिंग लो सेट ईयर्स हैं। नेक स्किन क्या है, शॉर्ट नेक है, और वहाँ पे आपको नेक के फोल्ड्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ, और लो सेट ईयर्स हैं और ये सारा कुछ। फिर हैंड्स एंड फीट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इनकी सिंगल पामर क्रीज़ होगी, हाथ पे आपको मिलेगी, और शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स होंगे, छोटे और बड़े बड़े इस तरह के हाथ होंगे। सिंगल पामर क्रीज़ जिसको हम कहते हैं सीमियन क्रीज़, SIMEIAN। और क्लाइनोडेक्टिलिटी मिलेगी, ये देखें ये 5th फिंगर की आपको नॉर्मलिटी नज़र आ रही है,
और पाँव देखेंगे तो वो आपके पास इंक्रीज्ड गैप होंगे बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, इंक्रीज गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। हमने फेस की बात की, हैंड्स एंड फीट की बात की, फिर हमने बात की मसल टोन एंड जॉइंट्स। तो मसल्स कैसे होंगे, आपके पास हाइपोटोनिया होगा और टोन लॉस हुई होगी और हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होंगे, बहुत फ्लेक्सिबल से जॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पे आपको और भी क्लिनिकल फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, जिसमें हमने बात की कि एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट, ASD VSD सारा कुछ, एम्ब्लाइकल हर्निया आपको मिल सकता है, इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस मिल सकती है, और ये आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्लिनिकल फीचर्स आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि हमने फेस की बात की, हमने हाथ पाँवों की बात की, हमने जो है उनकी मसल टोन एंड जॉइंट्स की बात की सिंपली, और हमने हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में बात की। फिर नेक्स्ट इज़ के यहाँ पे हम एसोसिएटेड कंडीशंस को पहले डिस्कस करते हैं कि एसोसिएटेड कंडीशंस मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हैं डाउन सिंड्रोम की। सो जैसे कि हमने बात की कि कार्डिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, AV सेप्टल डिफेक्ट, VSD ASD सारे बच्चों में नहीं होती, किसी बच्चे में हो सकती हैं, किसी में नहीं। GIT में क्या है, जैसे कि हमने देखा कि अम्ब्लाइकल हर्निया था, इसी तरह ड्यूडिनल एट्रीजिया हो सकता है, मतलब ड्यूडिनम बनी नहीं है प्रॉपर्ली और उसका ल्यूमेन बंद है। हर्शस्प्रंग डिजीज़ हो सकती है, जिसमें आपको पता है कि जो सिग्मॉइड कोलोन होता है वो एबनॉर्मली डिस्टेंड कर जाता है, तो ये हो सकती है बच्चों में। हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को एक्यूट ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर हो सकता है, AML या ALL लेटर इन लाइफ। अर्ली इसका जो रिस्क है वो 20 फोल्ड्स ज़्यादा हो जाता है, ये ल्यूकीमिया का रिस्क जो है 20 फोल्ड ज़्यादा रिस्क है। फिर और क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसमें अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स हो सकता है, मतलब कि बच्चा जब 30 या 40 साल का होगा तो उसको अल्जाइमर्स हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है बूढ़े हो जाएं लोग तो उनको अल्जाइमर्स हो ही जाता है, मतलब 80-90 साल के जो बूढ़े बंदे होते हैं या औरतें होती हैं उनको अल्जाइमर्स हो जाता है। लेकिन ये बच्चे ऐसे होंगे कि अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स के साथ होंगे, उनको 30-40 साल में अल्जाइमर्स हो जाएगा। इम्यून मतलब कि इम्यून में क्या प्रॉब्लम्स हैं कि इनको रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, कि बहुत ज़्यादा रिस्क है कि मदर बार बार लेके जा रही होगी कि सर्दियाँ आ गई हैं, बार बार छाती ख़राब हो रही है, निमोनिया के बार बार आ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खिला के मदर तंग आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। इनको सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाना होता है और इनके बहुत ख्याल रखना पड़ता है सर्दियों में मदर्स को। माई फैमिली ऑल्सो हैज़ डाउन सिंड्रोम बच्चे इन द मतलब आगे जो फैमिली में दूर की फैमिली में, लेकिन मैंने देखा है कि वो किस तरह से निमोनिया के साथ हर वक्त बच्चा उसका होता है और उसको बार बार लेके जा रही होती है हॉस्पिटल, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रिकरेंट इन्फेक्शंस के साथ। और एंडोक्राइन में क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ बच्चे आ सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, आपने याद रखनी है कि हार्ट में क्या इशू हो सकता है, साथ में ब्रेन में क्या है, अल्जाइमर्स याद रखना है आपने, ल्यूकीमिया याद रखना है आपने, इन्फेक्शंस याद रखने हैं। फिर इनके अंदर जो GIT एसोसिएटेड डिजीज़ हैं वो क्या हैं, एंडोक्राइन हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ बच्चे आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया एसोसिएटेड कंडीशंस में। Now we'll discuss about the diagnosis of this disease. So maternal screening की बात करेंगे। अब ये है कि वी हैव प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल मतलब कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो हमने देखना है कि कहीं उसके बच्चे को अल्ट्रासाउंड पे कि कहीं उसको डाउन सिंड्रोम पे तो नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड पे हम देखेंगे नक्कल ट्रांसलूसेंसी, मतलब कि जो आपके गर्दन का हिस्सा है वहाँ पे हम देखेंगे उसको और वो हमें पता चलेगा कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी बट स्क्रीनिंग के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप देख सकते हो, नक्कल ट्रांसलूसेंसी करते हो। और क्वाड स्क्रीन मतलब क्वाड स्क्रीन हम करते हैं, लेकिन देखें एक चीज़ है कि वी हैव फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑब्वियसली, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसको हम ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करते हैं ट्रिपल स्क्रीन, ठीक है, ट्रिपल स्क्रीन करते हैं आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसमें वी हैव द ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट में वी हैव अल्फ़ा फीटोप्रोटीन,
or we have human chorionic gonadotrophin and unconjugated estriol. So we have AFP होगा हमारे पास, ठीक है, AFP होगा और ह्यूमन क्रोनिक gonadotrophin होगा, ठीक है, और वी हैव द एस्ट्रायोल. क्या क्या हो गया, वी हैव A, H एंड E. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम ट्रिपल स्क्रीन करेंगे तो अल्फा वीटो प्रोटीन हमें कम मिलेगा, ह्यूमन क्रोनिक gonadotrophin हमें ज़्यादा मिलेगा और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल हमें कम मिलेगा. सो अल्फा वीटो प्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल ये दोनों हमें कम मिलेंगे, मतलब ए और ई अल्फ़ाबेट्स पहले आते हैं तो ये दोनों हमें कम मिलेंगे, और ह्यूमन क्रोनिक gonadotrophin आपको पता ही होता ही ज़्यादा है तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा. फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ट्रिपल स्क्रीन तो करवाते हैं जिसमें हमने देखा 3 चीज़ें होती हैं. उसके साथ साथ आप इनहिबिन ए करवाते हो. इनहिबिन ए ये आपको प्रीनेटली सारा इकट्ठा मिल गया, लेकिन ये जो इनहिबिन ए है ये आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाते हो. ट्रिपल स्क्रीन भी करवाते हो और ये भी करवाते हो, तो इनहिबिन ए आपको ज़्यादा मिलेगा. तो ये जो UE लिखा हुआ है ना, दिस इज़ एक्चुअली द अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल. सो अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और अल्फा वीटो प्रोटीन ये दोनों कम मिल रहे हैं आपको, और ह्यूमन क्रोनिक gonadotrophin और इनहिबिन ए जो है ये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रिपल स्क्रीन है जिसमें AFP, UE और HCG है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका ट्रिपल स्क्रीन भी है और इनहिबिन ए भी है. इसके अलावा एडिशनली आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, एडिशनली हमारे पास होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए विच इज़ PPAR अल्फ़ा. प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन पापा, इट्स पापा, ओके. सो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, इट इज़ पापा जो है ये आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा. एडिशनली आप ये करवा सकते हो. अल्ट्रासाउंड पे आपको नकल ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा मिलेगी. और आपके पास नेक्स्ट है कन्फर्मेटरी क्या है कि जब आपको ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट कराया, आपको ये सारे एब्नॉर्मल मिल रहे हैं, तो आप कन्फर्मेशन के लिए क्या करवाओगे, एमनियोसेंटेसिस करवाओगे और कैरियोटाइपिंग करवा लोगे, जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला पैदा होगा. दिस इज़ बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी. आफ्टर डिलीवरी पोस्ट नेटली आप क्लिनिकली एग्जामिनेशन करोगे बच्चे की, सारी उसकी क्लिनिकल फीचर्स आप देखोगे, वो सारे होंगे डाउन सिंड्रोम वाले, और साथ में आप कैरियोटाइपिंग करवाओगे. तो आपको समझ आई होगी. देखें सिंपल सी बात है कि अल्ट्रासाउंड किया, आपको नकल ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा मिल गई, आपने टेस्ट करवा लिए. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो ट्रिपल स्क्रीन कराई, सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो इनहिबिन ए भी करवा लिया. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 3 चीज़ें ज़्यादा कम मिल रही हैं. उसमें क्या है, इनहिबिन ए आपको ट्रिपल स्क्रीन में आपका पास क्या था कि ए था और ई था, और मतलब अल्फा वीटो प्रोटीन था, ई मतलब अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल था, और तीसरा आपको क्या मिल रहा था, HCG आपको ज़्यादा मिलेगा, बाकी दोनों कम मिलेंगे. और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आपने इनहिबिन ए भी करवाया वो भी आपको कम मिल गया, मतलब वो भी आपको इनहिबिन ए भी आपको ज़्यादा मिल गया. 2 कम है 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ये डाउन सिंड्रोम है. फिर आप कंफर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस और कैरियोटाइपिंग करवा लोगे. पोस्टनेटली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे और कैरियोटाइपिंग करवा लोगे. एडिशनली आप क्या करवा सकते हो, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन पापा करवाओगे, वो भी आपको कम मिलेगा. तो ये बात आपने याद रखनी है कि ए और ई आपको कम मिल रहे हैं, और HCG और इनहिबिन ये दोनों आपको ज़्यादा मिल रहे हैं. सो आई होप आपको समझ आई होगी. इसके ऊपर मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया है, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट. सो ये वही चीज़ें हैं कि नॉन डिस्टिंक्शन है, ट्रांसलोकेशन है, मोज़ैकिज़म है. नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस में प्रॉब्लम आ रही है, सेपरेशन नहीं हो रही क्रोमोसोम 21 की, उस वजह से आ रहा है. और ट्रांसलोकेशन में क्या है कि ट्रांसलोकेशन हो रही है क्रोमोसोम 21 से 14 की तरफ. और मोज़ैकिज़म में कुछ सेल्स ठीक हैं और कुछ सेल्स ख़राब हैं जिनमें एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम है. ये आपको साइटोजेनेटिक्स, मतलब ये मैंने दोबारा बता दिया कि मतलब कैरियोटाइपिंग आप करवा रहे हो और आपको
मतलब समझ आ जाएगी उसमें कि आपको मैंने बताया था कैरियोटाइपिंग में आप हर चीज़ देख सकते हो। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि डाउन सिंड्रोम है और उसकी कौन सी टाइप है इन तीनों में से। फिर लाइफ स्पैन क्या है कि इम्प्रूव हो जाता है अगर मेडिकल केयर प्रॉपर हो। इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो बच्चे का हॉस्पिटल वक्त से लाया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है बच्चे को साथ साथ उसकी केयर की जा रही है, मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्मलीज, अब कोई बच्चा है जिसको हार्ट डिफेक्ट्स हैं, कोई बच्चा हार्ट डिफेक्ट के बगैर है, तो हर एक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि उनको नॉर्मलीज एसोसिएटेड कौन सी हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हुई, उनके ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। लेकिन एवरेज बच्चे जो हैं अगर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर वो 50 to 60 ईयर्स ज़िंदा रह सकते हैं। ये नहीं है कि वो मर जाएंगे जल्दी, नहीं, वो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन मेंटली रिटार्डेड रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। निमोनिक्स में कुछ है कि 20 मतलब ट्राइसोमी 21 3 कॉपीज़ ऑफ 21 होगी डाउन में। डाउन किड्स लुक अप, जिसमें 2 चीज़ें ज़्यादा होंगी, HCG और इनहिबिन A, 2 चीज़ें कम होंगी, AFP एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल। ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम। आई होप आपको समझ आई होगी। सबसे पहले तो हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम है क्या, फिर हमने देखा कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन हमने देखा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, फिर मदर एज के साथ ज़्यादा हो जाता है, उसकी 3 टाइप्स हमने देखी, क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे, कॉम्प्लिकेशंस देखी और उसकी हमने स्क्रीनिंग देखी कि हमने कैसे करनी है, प्री नेटली पोस्ट नेटली कैसे डायग्नोस करना है, हमें डायग्नोसिस में कैरियोटाइपिंग में क्या मिलेगा, और फिर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और कुछ निमोनिक्स हमने देखे। एक बात देखें, 25 ईयर्स में इंसिडेंस की बात करनी है, मैंने आपसे ये MCQ आया हुआ है। 25 ईयर्स की फ़ीमेल है तो उसके अंदर 1250 बेबीज़ में से एक बच्चे को होगा 25 ईयर्स में। 30 ईयर्स में अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें से एक को होगा। 35 ईयर्स में 400 बच्चे हैं तो एक को होगा। 40 साल में 100 में से एक बच्चे को होगा। सो ये MCQ आया हुआ है कि 40 ईयर्स की फ़ीमेल है तो उसके अंदर कितने इंसिडेंस है, उसके अगर बेबी होगा तो कितना इंसिडेंस है कि उसके बेबी को डाउन सिंड्रोम होगा, तो 1 in 100 है। ये आपका MCQ है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर उनमें से MCQ आ जाते हैं तो एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। 25 ईयर्स में 1250 बच्चे में एक बच्चे को होगा। 30 साल की उम्र में 1000 बच्चों में से एक बच्चे को होगा। 35 साल की उम्र में 400 में से एक बच्चे को होगा और 40 साल की उम्र में 100 में से एक बच्चे को होगा। सो ये MCQ आपने याद रखना है। This is all about the Down syndrome. In the next topic, we will discuss about the Edward and Patau syndrome.